उत्तर प्रदेश में आज जो 55 सीटों पर चुनाव हो रहा है उसमें से 38 सीटें पिछली बार 2017 में भाजपा ने जीती थी और 15 सपा ने जीती थी। लेकिन पहले चरण के चुनाव के बाद से ही हर कोई दावा कर रहा है कि हम ही जीतेंगे और पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे उत्तर प्रदेश में, चाहे भाजपा हो चाहे समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ हो। तो चलिए अपने गेस्ट से बात करते हैं जो हमारे साथ विशेषज्ञ स्टूडियो में मौजूद हैं और जुड़ रहे हैं लगातार हमारी एबीपी न्यूज की कवरेज में। मेरे साथ अंबर जैदी हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं। और अंबर, मेरा पहला सवाल आपसे इसलिए है क्योंकि मुस्लिम मेजॉरिटी जो ये इलाके हैं आज यहाँ पर वोटिंग हो रही है, यहाँ पे हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी को चुनौती मिलती है, लेकिन इस बार हिजाब विवाद ठीक पहले हुआ है। आपको क्या लगता है ग्राउंड लेवल पे जब आप लोगों से बात करती हैं तो क्या उसका असर दिखेगा इन चुनाव पर? देखिए प्रीति, पिछले कुछ सालों में या हम देखें जो 2017 के चुनाव रहे हैं उसमें भी हमने देखा कि मुस्लिम महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी हद तक वोट्स दिए थे। कुछ महिलाएं आकर बाहर अपनी बात नहीं रखते, लेकिन जो कुछ अभी इतने कुछ सालों में काम हुआ है जो महिलाओं को लेकर, जैसे कि ट्रिपल तलाक है या फिर हमने देखा कि हज पर बिना महरम के जाने की, ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर अब महिलाओं में वो जागरूकता आई है। पहले मुस्लिम महिलाओं को सिर्फ एक हेड काउंट की तरह, सिर्फ एक वोट की तरह एक माना जाता था, लेकिन अब वो ओपिनियटेड हो गई हैं, अपना मताधिकार का वो इस्तेमाल करती हैं और एक साइलेंट वोट शेयर उनका मुझे लगता है वो असर करेगा। लेकिन हिजाब का एक मामला है जो काफ़ी हद तक, जैसे कि हमने देखा है कि सपा का जो वोट शेयर है उसके लिए एक बड़ा मुद्दा रहा है और ये उस पर असर करेगा उस वोट को यूनाइट करने के लिए। तो लेकिन सेंसिटिव मुद्दा है, आप ये मानती हैं, और इस पर लोगों की कहीं ना कहीं साइकोलॉजी पर असर जरूर करेगा। तो मेरे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अवनीश अवस्थी जी भी हैं, उन्हीं से ये सवाल ले लेती हूँ। अवस्थी जी, देखिए ठीक वोटिंग से पहले जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, खासतौर पर खुद योगी आदित्यनाथ ने बोला है कि ये देश संविधान से चलेगा, शरिया से नहीं चलेगा, ये हम सब जानते हैं और ये सही बयान भी है। लेकिन उन इलाकों में जहां आज वोटिंग हो रही है इसका असर तो जरूर पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी के वोट शेयर पर। भारतीय जनता पार्टी का जो लोग वोट देते हैं वो तो वोट देंगे इस बयान पर, और भी ज़्यादा उनको खुल करके वोट देना चाहिए कि ये देश जो है संविधान से ही चलना चाहिए और चलेगा, शरिया से नहीं चलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो भारतीय जनता, बल्कि वो लोग जो लोग फैंसीटर हो सकते हैं वो भी इस बयान पर आकर के ये सोच सकते हैं कि संविधान से चलेगा, शरिया से नहीं चलेगा, उनको एक तरफ योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर वोट करना चाहिए। और लगातार पिछले कुछ दिनों से जो ये विवाद चल रहा है, ये विवाद ये तो है नहीं कि आप वोटिंग करने के लिए हिजाब पहन के नहीं आ सकते, ये स्कूल की है। स्कूल में हो, वकील हो, डॉक्टर हो, नर्स हो, एयरफोर्स हो, सैनिक हो, पुलिस हो, यहाँ सब जगह यूनिफॉर्म चलती है। ये कौन लोग बना रहे हैं मुद्दा? नहीं, तो लेकिन स्कूल तक सीमित नहीं है ना, स्कूल तक सीमित नहीं रहा। प्रदीप सिंह जी नहीं रहा, बैठे जिन लोगों ने इसको बाहर किया। धामी जी ने उत्तराखंड में खुद ये कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे, उसके लिए कमेटी बिठा देंगे जैसे ही वापस हमारी सरकार बनी। प्रदीप सिंह जी, आप क्या समझते हैं इसका असर सिर्फ उत्तर प्रदेश में तो है नहीं, उससे बाहर निकलकर अब उत्तराखंड में भी, और शुरुआत तो इस विवाद की पूरी कर्नाटका से हुई थी, लेकिन सब जगह फैल गया है और चुनाव का मुद्दा बन गया है। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड से हिजाब का कोई नाता नहीं है। ऐसा नहीं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद आप हिजाब नहीं पहन सकते। जो अभी स्थिति है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बाद भी होगी, कि स्कूल में हो या जहां भी यूनिफॉर्म कंपलसरी है वहां आप सिर्फ नहीं पहन सकते, बाकी तो आपकी आज़ादी है क्या पहनते हैं क्या नहीं पहनते हैं। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश चुनाव की बात करें, मुझे लगता है कि इसका असर चुनाव पर होगा। और अभी जो उम्मीद की जा रही थी, जो कहें कि भाजपा को शायद उम्मीद रही होगी कि बीएसपी ने बहुत सारे मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं, अच्छे कैंडिडेट उतारे हैं, वो मुस्लिम वोट का बंटवारा कर सकेंगे। मुझे लगता है इस विवाद के बाद, हिजाब के विवाद के बाद, अब जो है समाजवादी पार्टी की तरफ एक तरफा मुस्लिम वोटिंग होगी और जो मुस्लिम वोटों के डिवीज़न की उम्मीद थी या आशंका थी वो नहीं होने वाली है। तो इसका लाभ निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी को मिलेगा अगर इसके जवाब में काउंटर पोलराइजेशन नहीं होता। तो अगर होता है तो फिर लड़ाई और जो है कांटे की हो जाएगी। क्योंकि ये देखिए, ये इलाका ऐसा है जो बीजेपी का हमेशा से कमज़ोर इलाका रहा है। यहाँ बीजेपी की जीत के लिए दो ही आधार बनते हैं, एक मुस्लिम वोट का डिवीजन, या फिर अगर कंसोलिडेशन है तो उसके जवाब में काउंटर पोलराइजेशन। अगर ये दोनों नहीं होते हैं तो बीजेपी का नुकसान है। इनमें से जो है अगर काउंटर पोलराइजेशन होता है तो या डिवीजन होता है मुस्लिम वोट में तो बीजेपी का फायदा होता है। ठीक है।
बिल्कुल प्रीति, तो यहाँ पर जब भी बात हिंदू मुसलमान की आएगी तो खुद सपा के प्रवक्ता भी कई बार ये बोल चुके हैं कि फायदा बीजेपी उठाने में कामयाब रहती है, इसलिए वो बचते हैं इस मुद्दे पर खुलकर कुछ भी बोलने से। हालांकि जिन्ना से प्रचार की शुरुआत हुई और गजवा हिंद पर आ गई, इस पर भी अपने गेस्ट से लगातार बात करेंगे, लेकिन अभी रामपुर का सियासी समीकरण समझ लेते हैं, क्योंकि रामपुर की जो फाइट है वो भी बहुत दिलचस्प है। क्या वहां पर समीकरण है, रामपुर की टक्कर क्या है, वो आपको बता रहे हैं। देखिए, आजम खां सांसद हैं, पूर्व मंत्री रहे, 9 बार के एमएलए, 2 साल से जेल में हैं। नवेद मियां यहां पर कांग्रेस की टिकट पर हैं, करीब 4 दशक से पॉलिटिक्स में सक्रिय हैं, वो चुनावी मैदान में है। रामपुर का सियासी गणित आपको इस वक्त समझा रहे हैं हम। और इसके अलावा जो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी के टिकट पर, वो भी उनके नाम भी हम आपको बता रहे हैं, सक्सेना, आकाश सक्सेना, माफ कीजिएगा, आकाश सक्सेना है जो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। और एक तरफ आजम खां, एक तरफ नवेद मियां और एक तरफ आकाश सक्सेना। तो ये रामपुर की सियासी टक्कर है। तो आजम खान का इलाका है और पूरी तरह से उनकी पकड़ मानी जाती है यहाँ पर, लेकिन इस बार नतीजे किस ओर जा सकते हैं ये देखना बहुत दिलचस्प रहेगा। और उसी बात को कंटिन्यू रखते हैं अपने विशेषज्ञों के साथ भी। वरिष्ठ पत्रकार दिबांग भी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। दिबांग, आप सहमत हैं प्रदीप जी से जब वो कह रहे थे कि कहीं ना कहीं अब क्या होगा कि एक तरफा वोट पड़ेगा? जी हाँ, इसमें पोलराइजेशन की संभावना है। देखिए, जब जब एक इशू को हाईलाइट किया जाता है तो उसके जवाब में पोलराइजेशन होता है, वो ज़रूर हो सकता है, लेकिन उसका एक काउंटर पोलराइजेशन भी हो सकता है। और जिस तरह से बीजेपी इस मामले को उठा रही है और लगातार ऐसा एक मामला ढूंढ रही है, तो लगता है उनको कहीं ना कहीं ये मामला एक मिला है जहाँ पर वो आकर ठहरे हैं। ये एक तरीके से अगर आप देखें चुनाव को दूर से, अगर दिल्ली से देखें, तो एक तरीके से ये हमारे लिए एक ट्रेजेडी है कि आप ऐसा मुद्दा ढूंढ लेते हैं जिसमें आप पोलराइज करते हैं चीज़ों को और वोटों को अपने पक्ष में कर लेते हैं। बहुत बड़े मुद्दे हैं और बेरोज़गारी बड़ा मुद्दा है। और अगर आप देखें, इसी महीने सरकार ने माना है, संसद में ये कहा कि 2020 में 3500 युवाओं ने आत्महत्या की बेरोजगारी के चलते। 8,72,000 नौकरियां सरकार की जो हैं वो पड़ी हुई हैं। यही वो उत्तर प्रदेश है। 62 पीएन्स की नौकरी, यानी पीएन जो अर्दली की नौकरियां 62 निकली थी। 5वीं क्लास का उसमें ज़रूरत थी, 5वीं क्लास पास, और 90,000 लोगों ने अप्लाई किया था। 3500 लोग उसमें डॉक्टरेट और पोस्ट ग्रेजुएट किए हुए थे। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बड़े मुद्दे गौण हो जाते हैं, पर चुनाव में भड़कने वाले मुद्दे, बेरोजगारी के मुद्दे को इलेक्शन ईव पे खुद मायावती ने भी उठाया, अखिलेश ने भी उठाया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।